हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है संविधान निर्माण। सबसे पहले हम लोग इस पाठ की प्रस्तावना को देखेंगे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान को और फिर भारत के संविधान को देखेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है परिचय, यानी अगर हम इसके पॉइंट्स को आगे देखना चाहें तो सबसे पहले हमको परिचय मिलता है। इसमें दे रहा है कि हमने देखा था पिछले अध्याय में कि शासक अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उनको या नागरिकों को कुछ बुनियादी कानून होते हैं, उनको पालन करना ज़रूरी होता है और ऐसे कानूनों के सम्मिलित रूप को ही संविधान कहा जाता है। यानी संविधान नियमों और कानूनों का वो दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। चूँकि देश के जितने भी कानून हैं सब कहीं ना कहीं वो संविधान से जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और सरकार के कामकाज के तरीकों का निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाता है। यानी संविधान के द्वारा यह तय कर दिया गया है कि किनके कौन कौन से अधिकार और कार्य हैं। इस संविधान के इस पाठ में हम लोग कुछ संविधान के बारे में बुनियादी सवाल भी उठाएंगे, जैसे कि हमें संविधान की क्यों ज़रूरत है, संविधान कैसे बनता है, कौन बनाता है और किन तरीक़ों से बनता है। किसी लोकतांत्रिक देश में संविधान को आकार देने वाले कौन कौन से मूल्य होते हैं। इन सब के बाद हम ये पढ़ेंगे कि क्या अगर एक बार संविधान बन जाता है तो बाद में जाकर के उसमें किसी भी तरह का बदलाव होता है या नहीं होता है। तो ये सभी सवाल हम लोग इस पाठ में करने वाले हैं और उसके साथ साथ हम ये जान जाएंगे कि आखिर संविधान क्या है, क्यों इसे बनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। यहाँ हम लोगों को हाल के दिनों में दक्षिण अफ्रीका का एक संविधान बना है, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ देखना है। यानी हम लोग इसमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान को जानेंगे कि वहाँ किस तरीके से संविधान निर्माण के कार्य को किया गया। इसके लिए हम जो है उसके कुछ शुरुआती अनुभव पर भी गौर करेंगे। यानी संविधान निर्माण होने से पहले जो स्थिति थी उनको भी हम लोग इस अध्याय में देखने वाले हैं। उसके बाद हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे और उसके मूल्य और विचारों की भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से नागरिकों और सरकार के लिए ये किस तरीके से एक बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। ढांचा यानी एक तरीके से एक लिख देता है जिस पर सभी को चलना होता है, चाहे वो सरकार हो या जनता हो। तो इस अध्याय में हम लोग इन पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। यानी दक्षिण अफ्रीका में किस तरीके से लोकतांत्रिक संविधान बनना शुरू हुआ। यहाँ शुरुआत जो है नेल्सन मंडेला के शब्द से है। उन्होंने कहा, मैं गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया, मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। यानी पहला लाइन ही है कि मैंने जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन मैंने ये नहीं माना कि गोरों पर अश्वेतों का प्रभुत्व हो जाए और अश्वेत जो चाहें, जिस तरीके से चाहें, वो अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला ले, ये मैं नहीं चाहता। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है
जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। यानी इन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसे लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज को चाहता हूँ जिसमें काले और गोरे दोनों लोग मिलजुल करके एक साथ रहें और वहाँ सबको एक समान अवसर मिले। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना चाहता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए अपने आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो ये मानना था नेल्सन मंडेला का, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी जिस तरीके से भारत में महात्मा गांधी को स्थान दिया जाता है, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को स्थान दिया जाता है। तो नेल्सन मंडेला ने यहाँ कहा है, यानी कुल मिला जुला करके एक बात उन्होंने कही है कि हम गोरे और काले में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते, हम दोनों को एक समान नज़रिए से देखते हैं, इसलिए हम दोनों को समानता के साथ रखने के पक्ष में है। अब ये बात जब कही उन्होंने, उससे पहले कि हम स्थिति को थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था दक्षिण अफ्रीका के लोगों के और नेल्सन मंडेला के साथ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिस पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और अन्य 7 को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी थी। यानी नेल्सन मंडेला ने ये बात कही है, उन लोगों के लिए भी कही है जिन लोगों ने इनको देशद्रोह के मुकदमे में फंसा करके 28 वर्षों तक, लगभग 28 वर्षों तक इनको संघर्ष करना पड़ा गोरों से अपने देश को आज़ाद कराने में। और इन गोरों ने इनको 1964 में रंग भेद के खिलाफ जो है, या रंग भेद के खिलाफ अपनी गतिविधि करने के लिए इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। तो उन अपने ऊपर हुए अत्याचारों को इन्होंने भूल करके उनको भी सही स्थान दिलाने की बात इन्होंने ऊपर के लाइन में कही थी। तो इनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई थी। ऐसे में ये 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। यानी ये बहुत ही ज़्यादा भयावह जेल थी, जहां 28 वर्षों तक उनको रहना पड़ा था। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा हुए अत्याचार को एक पल में भुला दिया और उनको भी सही स्थान या उचित स्थान देने की बात कही। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। यानी आखिर नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के लिए क्यों संघर्ष किया, क्या होती थी रंग भेद से दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ। आइए अब हम इस चीज़ को देखते हैं। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। यानी रंग भेद क्या है जी? नस्ली भेदभाव है। नस्ली भेदभाव का मतलब हुआ कि ये जो है उनकी जैविकीय बनावट पर आधारित होता है और इस आधार को लेकर के ही दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर नस्ली भेदभाव या रंग भेद किया गया। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने या यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी इसी तरह हथियार और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे भारत को। यानी दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन कह रहा है कि बड़े पैमाने पर इस भारत के उल्टे, जैसे भारत में बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ नहीं बसे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर अंग्रेज़
बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय जो लोग थे वे काले होते थे और आबादी में उनका 3/4 हिस्सा था और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अश्वेतों के अलावे श्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोग भी वहाँ रहते थे जो लोग भारत से गए थे। गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा मानते थे, चाहे अश्वेत हो चाहे अश्वेत हो, चाहे वो काले हों या रंगीन चमड़ी वाले हों। इन दोनों को अंग्रेजी सरकार जो थी वो अपने से छोटा और नीचा मानती थी और ऐसे में इन लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के खास तौर से दमनकारी थी। उनको गोरे बस्तियों में रहने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वह वहाँ जाकर के काम कर सकते थे। रेलगाड़ी हो गई, बस हो गया, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, टर्नातल और सार्वजनिक शौचालय तक गोरे और कारों के लिए एकदम अलग इंतजाम थे। यानी हर जगह गोरों के लिए अलग व्यवस्था थी और काले लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी और इसी व्यवस्था को पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। अगर ये सवाल आ जाए तो आसानी से लिख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरों के लिए हर जगह अलग अलग व्यवस्थाएं थी। उदाहरण के लिए उनके टैक्सी, उनके होटल, उनके शौचालय अलग अलग बनाए गए थे और इसे ही पृथक्करण या अलग अलग करने की व्यवस्था कहा जाता है। काले गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उन्हें गिरजाघर तक नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। यानी अश्वेत जो लोग थे वो गिरजाघर भी नहीं जा सकते थे, यानी ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे, संघ या संगठन नहीं बना सकते थे। इसके अलावा सबसे खास बात कि अगर उनका कोई जो है भेदभाव उनके साथ व्यवहार कर रहा है तो वे उसका भी विरोध नहीं कर सकते थे। ये स्थिति थी दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़ताल आयोजित की। रंग भेद वाली संगठन इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाली संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होने शुरू हुए। यानी 1950 के समय में क्या हुआ कि जितने अश्वेत थे उन सभी ने मिलकर के अंग्रेजी सरकार का विरोध करना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने हड़ताल आयोजित या प्रदर्शन करनी शुरू कर दी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये सभी चीज़ें इल्लीगल थी, यानी आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, संघ या संगठन नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले जितने विरोधी लोग थे वो एकजुट होना शुरू हो गए, यानी एकजुट होना तय कर लिया उन लोगों ने। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे, यानी इस संगठन में कई तरीके के लोग शामिल थे। इसके अलावा अनेक समझदार संवेदनशील गोरे लोग जो चाहते थे कि रंगभेद खत्म हो, वे लोग भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने रंगभेद की निंदा की और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन गोरी सरकार जो थी वो इन आवाज़ों को दबाना चाहती थी और इसी को लेकर के उन्हें हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़े वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या हालात बने थे संविधान निर्माण से पहले या दक्षिण अफ्रीका में
लोकतांत्रिक संविधान बनने से पहले किस तरीके से जब दक्षिण अफ्रीका पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी तो किस तरीके से यहाँ के लोगों को दबाया जाता था, परेशान किया जाता। उस समय क्या हालात थे, इसको दर्शाने के लिए यहाँ एक पोस्टर दिया गया है। आइए इस पोस्टर को हम लोग देखते हैं। पोस्टर में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ एक सिंबल बना हुआ है और इसके ऊपर लिखा है डेंजर यानी खतरा। नेटिव्स, इंडियंस एंड कलरेड, इफ यू एंटर दिस premises at night you will be listed as missing. Armed guard shoot and sight, saves dog, devour and corpse. You have been warned. यानी यहाँ लिखा गया है कि खतरा। नेटिव्स यानी वहाँ के जो लोग थे, देसी लोग थे, देसी अश्वेत थे, उनको दक्षिण अफ्रीका में नेटिव बोला जाता था। तो नेटिव, इंडियन एंड कलरेड यानी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो अश्वेत मूल के निवासी हैं वो भारतीय और रंगीन चमड़ी वाले जो हैं उन लोगों को इस एरिया में परमिशन नहीं है कि वे इंटर कर सकें, यानी उस एरिया में जाने की सख्त मनाही थी। अगर वे रात को चले जाएंगे तो उनको मिसिंग यानी उनको जो है खोया हुआ यानी गायब मान लिया जाएगा और जो आर्मी है वो क्या करेगी कि देखते ही गोली मार देगी और इनके लाश को चील और कौवे जो है नोच करके खाएंगे। यू हैव बीन वार्न्ड, आपको इत्तला की जाती है कि आप जो है इस एरिया में इंटर न करें। तो इस चीज़ से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भेदभाव चल रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा यहाँ एक दूसरी तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि समुद्र के किनारे एक पट्टी पर कुछ लिखा गया है और ये लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है कि डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, यानी ये डरबन नगर का समुद्र तट है और इस समुद्र तट के किनारे एक तख्ती पर 3 भाषाओं में ये लिखा गया है। एक अंग्रेजी है, दूसरा अफ्रीकांस है और तीसरा जुलू है। और इसमें लिखा गया है कि कानून की धारा 37 तहत इस तट पर रहने का अधिकार सिर्फ अश्वेत नस्ल के लोगों को ही है, यानी यहाँ केवल और केवल गोरे लोग या उनके बच्चे ही स्नान कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन 2 तस्वीरों से साफ जाहिर हो सकता है कि क्या हालात रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। निश्चित तौर पर दक्षिण अफ्रीका के जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, वो वहाँ के लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।